नमस्कार। आज हम मेडिकल कोडिंग की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर जी कोड्स और ये आउट पेशेंट बनाम इन पेशेंट कोडिंग के नियम क्या हैं। मतलब रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो सिर्फ बीमारी या चोट ही नहीं होती, और भी चीजें होती हैं। आज हम समझेंगे कि उसे कैसे कोड करते हैं। ये जानकारी हमने एक डिटेल्ड लेक्चर या ट्यूटोरियल से ली है। हमारा मकसद है ये समझना कि जी कोड्स आखिर दिखाते क्या हैं और कैसे आउट पेशेंट या इन पेशेंट होने पर कोडिंग बदल जाती है, और हाँ, इसका असर बीमा क्लेम वगैरह पे कैसे पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये कोड्स ना सिर्फ बिलिंग का मामला नहीं है, ये मरीज की पूरी हेल्थ स्टोरी का एक अहम हिस्सा बताते हैं। तो जी कोड से शुरू करते हैं। आपने कहा ये बीमारी या चोट के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है ये कोड्स? हाँ, सही कहा। ये उन फैक्टर्स या वजहों के लिए हैं जब कोई हेल्थ सर्विसेज के संपर्क में आता है, पर कारण कोई मौजूदा बीमारी या चोट नहीं है। सोचिए जैसे कोई लंबे टाइम से इंसुलिन ले रहा है, या किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, या शायद कोई सिर्फ कीमोथेरेपी के सेशन के लिए आया है। ये जेड कोड्स इसी तरह के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ते हैं। ये बताते हैं कि विजिट क्यों हुई, ना कि विजिट में क्या प्रोसीजर हुआ। और हाँ, कुछ जेड कोड्स तो हमेशा प्राइमरी कोड ही होते हैं, जैसे कीमो या रेडिएशन थेरेपी वाले। अच्छा, तो ये सिर्फ बीमारी से हटकर जानकारी देते हैं। सोर्स में तो कई तरह के जेड कोड्स बताए गए थे, जैसे स्क्रीनिंग के लिए मतलब बिना लक्षणों के जांच, या फिर कोई पुरानी हेल्थ कंडीशन की हिस्ट्री, टीकाकरण भी था शायद। बिल्कुल, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे किसी इन्फेक्शियस बीमारी के कांटेक्ट में आना, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी पुरानी बीमारी का फैमिली हिस्ट्री। स्क्रीनिंग जैसा आपने कहा, या फिर ऑब्जर्वेशन, जब डॉक्टर किसी लक्षण की जांच कर रहा हो पर डायग्नोसिस कंफर्म ना हो। आफ्टर केयर भी होता है, जैसे टांके निकलवाने आना। मतलब प्रिवेंटिव केयर से लेकर फॉलो अप तक सब कुछ। हाँ, फॉलो अप, काउंसलिंग, प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ तक कि सिर्फ नौकरी के लिए रूटीन चेकअप, ये सब जेड कोड्स में आ सकता है। ये पूरी तस्वीर देते हैं। ठीक है, ये जेड कोड्स तो समझ आ गए। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहाँ चीज़ें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं, आउट पेशेंट और इन पेशेंट कोडिंग का अंतर। ये सुनने में टेक्निकल है, पर इसका असर तो काफ़ी बड़ा होता होगा, है ना? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है, खास करके आप कौन सा डायग्नोसिस रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें। आउट पेशेंट सेटिंग में, मतलब जब मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, हम रिपोर्ट करते हैं फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। फर्स्ट लिस्टेड मतलब वो मुख्य कारण जिसके लिए मरीज डॉक्टर के पास आया है, जो वो खुद बताता है। मान लीजिए कोई खांसी जुकाम ब्रोंकाइटिस के लिए आया, उसे शायद पैर में भी दर्द हो, पर वो आया ब्रोंकाइटिस के लिए, तो फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस ब्रोंकाइटिस होगा। लेकिन रुकिए, अगर डॉक्टर को शक है कि कुछ सीरियस है, पर अभी कंफर्म नहीं हुआ, जैसे कोई सीने में दर्द लेकर आया, डॉक्टर को लगा हार्ट अटैक हो सकता है, पर टेस्ट होने बाकी हैं, तो आउट पेशेंट में क्या संदिग्ध हार्ट अटैक कोड करेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ा फर्क है। आउट पेशेंट में आप अनिश्चित, मतलब सस्पेक्टेड, प्रोबेबल, रूल आउट जैसे डायग्नोसिस कोड नहीं कर सकते। उस केस में आप सिर्फ लक्षण कोड करेंगे, यानी सीने में दर्द। अच्छा, तो फिर इन पेशेंट में जब मरीज भर्ती है, वहां नियम बदल जाता है। इन पेशेंट में रिपोर्ट होता है प्रिंसिपल डायग्नोसिस। और प्रिंसिपल डायग्नोसिस क्या हुआ? प्रिंसिपल डायग्नोसिस वो कंडीशन है जो सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि हाँ, इसी वजह से मरीज को मुख्य रूप से भर्ती करना पड़ा। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मरीज भर्ती होता है तो डॉक्टर्स के पास ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज होते हैं जांच करने के लिए, और वो शायद वाली कंडीशंस भी मरीज की देखभाल पर असर डालती हैं। तो वही सीने दर्द वाला उदाहरण लें, अगर भर्ती होने के बाद टेस्ट से कंफर्म हुआ कि हार्ट फेलियर है, तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस हार्ट फेलियर कोड होगा, ना कि सिर्फ सीने का दर्द। समझ गई। तो आउट पेशेंट मतलब जो दिख रहा है या जो बताया गया है, और इन पेशेंट मतलब जांच के बाद जो निकला। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। सोर्स में पेसमेकर या लिवर फेलियर का उदाहरण भी था, जो यही दिखाता है कि कैसे जांच के बाद डायग्नोसिस और कोडिंग बदल सकती है। ठीक है, तो ये सारे नियम कायदे अपनी जगह हैं, पर ये इतने जरूरी क्यों है? मतलब इसका प्रैक्टिकल असर क्या पड़ता है? इसका सीधा ताल्लुक है मेडिकल नेसेसिटी से, मतलब चिकित्सीय आवश्यकता। मेडिकल नेसेसिटी। हाँ, बीमा कंपनियां ये पक्का करना चाहती हैं कि जो भी इलाज या प्रोसीजर, जिसका सीपीटी कोड होता है, किया जा रहा है, वो मरीज के डायग्नोसिस, जिसका आईसीडी कोड होता है, के हिसाब से सही, जरूरी और उचित हो। इसके लिए वो एलसीडीज और एनसीडीज,
यानी लोकल और नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करती हैं। ये नियम बताते हैं कि किस डायग्नोसिस के लिए कौन सा प्रोसीजर कवर होगा। अच्छा, जैसे सोस में अटैक्सिया वाला उदाहरण था कि अगर अटैक्सिया के लिए कोई प्रोसीजर हुआ तो क्लेम में अटैक्सिया का आईसीडी कोड ही होना चाहिए। बिल्कुल, अगर प्रोसीजर हुआ अटैक्सिया के लिए पर कोडिंग में गलती से सीने में दर्द का कोड चला गया तो बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि इलाज और डायग्नोसिस मैच नहीं कर रहे। तो ये न सिर्फ सही इलाज सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, बल्कि फ्रॉड रोकने में भी मदद करता है। सटीक कोडिंग तो संक्षेप में कहें तो ज़ेर कोड्स हमें बीमारी से आगे का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, आउट पेशेंट कोडिंग विजिट के कारण पर फोकस करती है और शायद वाले डायग्नोसिस कोड नहीं करती, जबकि इन पेशेंट कोडिंग जांच के बाद कंफर्म हुए डायग्नोसिस पर आधारित होती है और उसमें अनिश्चित कोड्स भी आ सकते हैं। और ये सब जरूरी है मेडिकल नेसेसिटी के लिए, ताकि इलाज और डायग्नोसिस का मेल हो, जिसका सीधा असर बीमा क्लेम पर पड़ता है। एकदम सही। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, ये नियम इतने जटिल हैं और इसमें गलती या धोखाधड़ी की गुंजाइश भी है, जैसा हमने देखा। तो भविष्य में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेटेड सिस्टम मेडिकल कोडिंग की दुनिया को बदल सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी और मॉनिटरिंग को बेहतर कर सकते हैं? ये सोचने लायक सवाल है। नमस्ते। आज मेडिकल कोडिंग की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास एक YouTube क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है। ये सर्जिकल कोडिंग और उससे जुड़े रेवेन्यू मैनेजमेंट पर बात करता है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है ना? हमारा मकसद है ICD, CPT, HCPCS जैसे कोड्स के पीछे की कहानी समझना। ये कैसे तय होते हैं और हेल्थ केयर पेमेंट सिस्टम में इनका क्या रोल है। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर कोशिश करेंगे कि बातचीत दिलचस्प रहे। बिल्कुल। देखिए, हेल्थ केयर में मुख्य तौर पर 3 तरह के कोड्स चलते हैं। एक तो ICD कोड्स, ये डायग्नोसिस के लिए होते हैं, मतलब बीमारियां। फिर है CPT कोड्स, ये प्रोसीजर्स के लिए, जैसे डॉक्टर ने कोई सर्जरी की या कोई टेस्ट किया। और तीसरे HCPCS लेवल 2 कोड्स, ये दवाइयाँ, सप्लाईज, इन चीज़ों के लिए हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, सारा खेल शुरू होता है डॉक्टर के नोट्स से, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन से। मेडिकल कोडर उन नोट्स को पढ़ती हैं, फिर सही कोड चुनती हैं, फिर वो जानकारी आगे जाती है, चार्ज एंट्री होती है, क्लेम बनता है, पेमेंट आती है। और हाँ, अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो उसका इनकार प्रबंधन भी होता है। मतलब पूरा एक साइकिल है ये। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ नियम कायदे भी होंगे, जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्ट में NEC और NOS के बारे में पढ़ा था। ये क्या चीजें? हाँ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये असल में बताते हैं कि डॉक्टर के नोट्स कितने साफ हैं, कितने स्पेसिफिक हैं। NEC यानी नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइबल, ये तब यूज होता है जब डॉक्टर ने लिखा तो काफी डिटेल में है, पर उसके लिए कोई बिल्कुल सटीक कोड मौजूद ही नहीं है। और NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका मतलब है कि डॉक्टर के नोट्स में न पर्याप्त जानकारी नहीं है, थोड़ी अस्पष्टता है। ऑडिट में NOS कोड्स पर सवाल उठने का चांस ज्यादा रहता है। समझ गया। मतलब डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी है। और वो एक्सक्लूड नोट्स का भी जिक्र था, एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है समझना। एक्सक्लूड 1 नोट कहता है कि 2 कंडीशंस को एक साथ कोड नहीं कर सकते, वो परस्पर अनन्य है, मतलब एक साथ हो ही नहीं सकती। अच्छा। और एक्सक्लूड 2 थोड़ा अलग है। वो कहता है कि 2 कंडीशंस जुड़ी हो सकती हैं और उन्हें साथ में कोड किया जा सकता है, पर तभी जब डॉक्टर के नोट्स में ये बात साफ लिखी हो। ये सब कुछ घूम फिरकर मेडिकल नेसेसिटी पर आ जाता है। मतलब क्या वो इलाज या टेस्ट मरीज की बीमारी के हिसाब से वाकई जरूरी और उचित था? जैसे वो मोटापे वाला एक उदाहरण था ना ट्रांसक्रिप्ट में, जहां डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज की गैस्ट्रिक बैंडिंग हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वही। वहां देखिए, मोटापा और उससे जुड़ी जो दूसरी बीमारियां थी, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, उनके ICD कोड्स मिलकर ये साबित कर रहे थे कि गैस्ट्रिक बैंडिंग का जो CPT कोड है वो क्यों जरूरी था। तो डायग्नोसिस ने प्रोसीजर को जस्टिफाई किया। यही है मेडिकल नेसेसिटी। और हाँ, एक और चीज थी, ICD कोड्स में वो 7वां कैरेक्टर ADS करके कुछ था। एक अक्षर से इतना क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो 7वां कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। एक का मतलब है इनिशियल एनकाउंटर, मतलब मरीज पहली बार उस तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास आया है। D होता है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर के लिए, मतलब फॉलोअप विजिट। और S होता है सीक्वेला के लिए, मतलब बीमारी ठीक हो गई पर उसका कोई असर बाद तक रह गया है। अच्छा।
और कभी-कभी एक्स भी इस्तेमाल होता है, वो बस एक प्लेस होल्डर है जगह भरने के लिए, ताकि कोड की लंबाई पूरी हो जाए और भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उसे और स्पेसिफिक बनाया जा सके। कमाल है, छोटी छोटी डिटेल्स कितना मैटर करती हैं। कुछ और भी जनरल गाइडलाइंस हैं जिनका ध्यान रखना होता है? हाँ, कुछ और भी है, जैसे हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी तक कोड करना चाहिए। मतलब जितनी ज्यादा डिटेल दे सकें उतना अच्छा। जहां मुमकिन हो कॉम्बिनेशन कोड इस्तेमाल करें, मतलब एक ही कोड जो कई चीजों को कवर कर ले। एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस के लिए भी नियम है। आमतौर पर एक्यूट को पहले कोड किया जाता है और लैटरलिटी यानी शरीर के किस तरफ दिक्कत है, दाईं ओर या बाईं ओर, ये बताना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, जरा इन नियमों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अगर किसी को कई जगह जल गया हो, बर्न्स हो। हाँ, ऐसे केस में रूल ये है कि जो सबसे गंभीर डिग्री वाला बर्न है उसे पहले कोड किया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सी चोट सबसे सीरियस थी। और वो गाउट वाला केस था जिसमें जोर से फ्लूइड निकाला गया था। हाँ, उसमें देखिए, अगर गाउट का निदान पक्का है तो गाउट का आईसीडी कोड लगेगा, सिर्फ लक्षणों का नहीं, जैसे दर्द या सूजन का। और जो प्रोसीजर था फ्लूइड निकालने का, उसका सीपीटी कोड इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा जोड़ इन्वॉल्व्ड था और क्या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज हुई थी। और एक हिप डिसलोकेशन का भी उदाहरण था शायद, कूल्हे का जोड़ खिसकना। हाँ, बिल्कुल। उसमें कोडिंग इस बात पर निर्भर करती थी कि इलाज कैसे किया गया, जैसे क्लोज्ड ट्रीटमेंट था या ओपन, और क्या एनेस्थीसिया दिया गया था। और उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मॉडरेट सिडेशन को एनेस्थीसिया नहीं माना गया, जिससे कोडिंग अलग हो गए। दिखाता है कि टर्मिनोलॉजी कितनी सटीक होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ये समझें कि मेडिकल कोडिंग एक तरह से हेल्थ केयर की अपनी जुबान है। ये पेशेंट केयर को डेटा में बदलती है, बिलिंग के लिए, रिसर्च के लिए, क्वालिटी देखने के लिए। और इसमें जरा सी भी गलती महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा। और इन कोड्स और गाइडलाइंस को ठीक से समझना ही ये पक्का करता है कि मरीज की हालत सही ढंग से दर्ज हो और जो भी इलाज हुआ उसकी जरूरत, मतलब मेडिकल नेसेसिटी, ठीक से जस्टिफाई हो। इसी पर तो पूरा रेवेन्यू साइकिल चलता है। यहां एक बात सोचने वाली है। देखिए, जब सटीक कोडिंग के लिए इतने अच्छे डिटेल्ड डॉक्टर नोट्स जरूरी हैं, तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वॉइस रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी ये डॉक्टरों और कोडर्स दोनों के काम करने का तरीका कैसे बदल सकती हैं? इस पर सोचिएगा।